नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। रोज की तरह एक नए विषय पर चर्चा के लिए एक बार फिर हाजिर है आपके बीच। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहा, वक्फ बिल। इसको लेकर संसद से लेकर शहर शहर गली गली तक अलग अलग बातें हुई, कहीं विरोध हुआ, कहीं समर्थन हुआ। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि लोकसभा में ये बिल पास कराने के लिए क्या बीजेपी के पास या एनडीए के पास बहुमत है, राज्यसभा में क्या स्टैंड है, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने क्या स्टैंड लिया है इस बिल पर। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने उन साथियों से परिचित करा देता हूं जो आज इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ अमृत तिवारी जी हैं, डिजिटल हेड विस्तार न्यूज दिल्ली से। अभी वो संसद भवन प्रांगण में ही है आपसे चर्चा करने के लिए और आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए। इसके साथ ही हमारे एक साथी हैं धर्मेंद्र द्विवेदी जी। धर्मेंद्र जी का राष्ट्रीय विषयों पर बहुत गंभीर अध्ययन है और तमाम विषयों पर वो लेख भी लिखते रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहे हैं। इसके साथ ही एक युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत राय। प्रशांत राय जो है लगातार देश की जो देश के सामाजिक विषय हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, इन सब पर अध्ययन करते रहे और उन पर बातचीत करते रहे। तो आप तीनों का, अमृत तिवारी जी, धर्मेंद्र द्विवेदी जी और प्रशांत राय का सबसे पहले स्वागत करता हूं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये वक्फ बिल है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, केंद्र की सरकार ने इस बिल को लाया क्यों। तो हमारे साथी हैं शिवम जी, मैं चाहूंगा आपको ग्राफिक्स दिखा दें जिसमें बिल के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी और इस बिल को पास कराने के लिए कितने होगा। तो जो ये वक्फ बिल है उसमें वक्फ बिल में जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना है। आमतौर पे अभी वक्फ की संपत्तियों को लेकर तमाम विवाद रहता है और ये विवाद बरसों बरस चलता है, इसलिए इस पर जो है सरकार का कंट्रोल बढ़ाना और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खोलना। कोर्ट आमतौर पे इस वक्फ विवाद में कोर्ट तक पहुंचने में लंबा अरसा लगता है, तो कोर्ट के लिए भी कुछ सहूलियत की गई है कि आदमी सीधे कोर्ट चला जाए। महिला और अन्य समुदाय के लोगों की इसमें एंट्री की गई है, जो बहुत बड़ा पहलू है वक्फ, क्योंकि मुस्लिम समाज के पुरुष और महिला दोनों के लिए, लेकिन अभी तक महिलाओं की एंट्री नहीं थी, तो उसमें महिलाओं की एंट्री की गई है और समाज के अन्य वर्गों की भी इसमें एंट्री की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप देखते होंगे कि मंदिरों पर अगर वहां की कमेटी काम नहीं कर पाती है तो जिला प्रशासन का कंट्रोल हो जाता है। ठीक उसी तरह ये भी वक्फ को जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत लाने का, जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने का ये प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जो अभी बात की जा रही है, पार्लियामेंट में तमाम विषयों पे बात हुई है और हमने देखा कि संसद में मंत्री ने बिल को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद जो है तमाम पक्ष विपक्ष के साथियों ने, तो सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अमृत तिवारी जी से। अमृत तिवारी जी, आज सुबह से करीब 11 बजे, जब 11 बजे बिल पेश हुआ उस समय से आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अभी पूरे दिन की चर्चा का अगर निचोड़ आपसे समझना चाहें, उसे अगर आप बताएं तो हमारे दर्शक थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि आज दिन भर पार्लियामेंट में क्या चर्चा हुई। अमृत तिवारी जी। मृगेंद्र जी, पहले तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में शरीक करने के लिए। सबसे जो जरूरी बात रही आज सदन में ये देखने को मिली कि जो हम 11 बजे तक, पहले 12 बजे इनफैक्ट की एक चर्चा चल रही थी कि क्या एनडीए में जो उनके सहयोगी दल है वो वक्फ बिल के पूरी तरह से प्रचंडता से उसी समर्थन में है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य सांसद है, तो इसका भी पटाक्षेप हो गया। और जेडीयू से, और चाहे वो टीडीपी हो और उनके अन्य सहयोगी दल, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, इन सारे दलों के सांसदों ने एक सुर में जो है वो वक्फ संशोधन विधेयक को अपना पूरा प्रचंड समर्थन दिया। यानी कि कुल मिलाकर के यही पे स्थिति क्लियर हो गई, जिसके हालांकि चर्चा चल रही थी कि जो 293 सांसदों का जो समर्थन है
वो बाकायदा जो है वो मिलेगा और वो यहाँ मिलता हुआ दिखाई भी दिया है। और अभी तक की जो चर्चा रही है, चर्चा में 2 क्रक्स बड़ी ज़रूरी हैं जिनके ऊपर गौर करना लाज़मी होगा। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, जब उन्होंने इस बिल को सदन पटल पे रखा, तो उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि देखिए हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, किसी का मज़हबी हक नहीं छीना जा रहा है, बशर्ते ये हो रहा है कि कुछ ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं, जहाँ से जो फर्जीवाड़े हैं, जो भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके, वो काम किया जा रहा है और वो संविधान के दायरे में रह करके किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से एक तरफ एक देखा जाता है कि कई तरह के जो है विपक्षी दलों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, गली-गली में मुस्लिम मोहल्लों में जो एक लाउड स्पीकर के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि यह जो वक़्फ संशोधन विधेयक है मुसलमानों के हक छीनने का है, उनके मज़ारों को छीनने का है, उनकी मस्जिदों को छीनने का है। तो किरण रिजिजू ने स्पष्ट रूप से यहाँ साफ किया ये कि इस बहुत बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बहुत सारे पोर्टल के जरिए लोगों के सुझाव लिए गए और इतिहास में, संसदीय इतिहास में ये ऐसा पहला बिल है जिसमें जो पब्लिक ओपिनियन और उनके सरोकारों को काफी हद तक एड्रेस किया गया, सबका आकलन किया गया और उसके बाद ये फैसला हुआ, जिसमें से मूल रूप से 14 संशोधन को इसमें लागू किया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका वो जिक्र कर रहे थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ही इन आचरणों को देखते उन्होंने कहा कि यह संसदीय इतिहास के रूप में सबसे समीक्षात्मक रूप से एक बेहतर जो है संशोधन विधेयक बिल है जिसको पेश किया गया है। उसी तरह से दूसरी तरफ देखेंगे, विपक्ष की तरफ से भी इमरान मसूद की बातों पे गौर करना बहुत ही जरूरी है, लाजमी है। इमरान मसूद ने एक बात उसमें जरूर कही, उनका इशारा इस बात पे था, क्रक्स ये था कि देखिए आप ला रहे हैं बिल, कह रहे हैं कि इसमें हम गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं, बात तो ठीक है, लेकिन क्या यह दूसरे मजहबों पर लागू होगा? और इसके लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का जिक्र किया कि इसमें नो डाउट देखा जाए तो वहां के डीएम जिलाधिकारी जो है वो पूरे के पूरे जो है सुपरविजन करते हैं, लेकिन वो हिंदू रहेंगे तभी करेंगे। अगर वहां मुस्लिम जिलाधिकारी आ जाएगा तो उससे कोई निचला अधिकारी या ऊपरी अधिकारी जो ही उसका जो है गार्जियन के रूप में देख रेख करेगा। यानी कि कहा कि यहाँ पे फिर भेदभाव क्यों है? इमरान मसूद ने यहाँ पे जो है इस तरह की बात एक तरफ इसलिए रखी क्योंकि मुस्लिम समुदाय में डायरेक्ट जो विपक्ष का कहना है कि आप बाकी जगहों पे तो एसिमिलेशन की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे क्यों नहीं करते हैं? इसी के जवाब में देखेंगे। जी, अमृत जी अगर आवाज आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो टीडीपी और उनके जो सहयोगी दल है जेडीयू, उसको तो लाया, साथ लाया और एक मुस्लिमों का बिल था, ऐसा माना जा रहा था कि वो इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, वहां सफलता मिल पाई। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, आज हमने देश के अलग अलग हिस्सों में खुशी मनाते लोगों को देखा। धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये खुशी, लोगों की जो खुशी है वो किस चीज को बता रही है, और जो विपक्षी दल कह रहे हैं और जो संशोधन की मांग कर रहे हैं उसको आप अगर समझाएं, लोगों की खुशी और विपक्षी दलों की के विरोध, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी काला कुर्ता पहनकर गए थे और विरोध कर रहे थे। धर्मेंद्र जी, पहले तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर युवा विचारों को मौका देने के लिए आपका आभार, और इसके लिए आभारी भी हूं कि आपने 2 युवाओं को जोड़ा अपने साथ कि हम लोग भी संवेदनशील मुद्दों पर अपनी आवाज और राय रख सकें। सरकार का उद्देश्य ये था कि वक्फ बोर्ड जो है वो संपत्ति से जुड़ा मामला है। सरकार कह रही है वो धार्मिक जुड़ा मामला नहीं है। वो कह रही है कि मैं धर्म में किसी के जाके हस्तक्षेप धार्मिक मामलों में नहीं कर रहा हूं, पर जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके संचालन का अधिकार मेरे पास हो। क्योंकि अगर संविधान से सब चल रहा है तो एक चीज का है गैर संवैधानिक हो जाए, यानी संविधान के दायरे में उन सभी चीजों को आना चाहिए, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। तो जब संविधान सर्वोच्च है तो फिर पर्सनल लॉ के तहत क्यों कोई चीज चलाई जाए? यानी वो सारे पर्सनल लॉ को संविधान यानी संविधान के दायरे में लाने की एक पहली कोशिश इसे मैं कहूंगा। दूसरा, ये सच है कि पहले केवल ट्रिब्यूनल तक इसको चुनौती दी जा सकती थी। ट्रिब्यूनल अगर ये मान लेता था कि नहीं जो फैसला है वही सही है तो उसके आगे इसको चुनौती नहीं दी। ये न्याय के खिलाफ था, क्योंकि नेचुरल न्याय का सिद्धांत के आधार पर प्राकृतिक न्याय हमारे संविधान का मूल तत्व है। तो ऐसा लगता है कि कोर्ट और बहस के जरिए जब कोई चीज निकल के आती है तो दोनों पक्षों को ये संतुष्टि होती है कि न्याय पर जो बात कही गई है वो सच है। यानी कोर्ट के दरवाजे को ही न्याय का मुख्य अंग माना जाए, ये भी एक सरकार की इस बिल के जरिए कोशिश है। संपत्तियों के विवाद पर
सरकार और विपक्ष चाह रहा है इसको कि धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि किरण रिजिजू का अगर आप बयान सुने तो कह रहे हैं कि आपकी रजिस्टर्ड संपत्तियों पर हमारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी, यानी जहां मस्जिद है वो आपका ही रहेगा, जहां कब्रिस्तान है वो आपका ही रहेगा। ऐसी ऐसी चीजों से आप गुमराह मत करिए। मैं केवल एक दायरे में आपकी संपत्तियों को लाना चाहता हूं जिससे अवैध कब्जे ना हो, उनकी मॉनिटरिंग सही से हो, उनके किसी की जमीन पर अगर कोई जबरदस्ती कब्जा किया है तो उसको छुड़ाया जा सके, या किसी की जमीन पर किसी और का कब्जा है तो उसे दिलाया जा सके। तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आया एक बिल है। मुझे लगता है कि कोर्ट के दायरे पर ही होना चाहिए। आवाज कुछ आपकी कम आ रही है, मुझे टेक्निकल दिक्कतें मैं होंगी। ये कह रहा हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में राहुल गांधी, वो संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं, और आज आपने कहा कि ये सब कुछ जो प्रक्रिया चल रही है बिल को लेकर वो संविधान के दायरे में है, तो दायरे में लाने की कोशिश है। तो इसको आप क्या, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और राहुल गांधी का क्या मानना है इस पर, अगर आप उस पर बताएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। गौरव गोगोई, विपक्ष का तो एक है कि ये सियासी जिद है बीजेपी की, और बीजेपी कह रही है कि ये बिल देश की तकदीर बदलेगा। यानी दोनों का फोकस अलग अलग है। एक का अपना परंपरागत वोट बैंक है जो इस बिल के समर्थन में है, कांग्रेस, और एक को वोट के लिए जाना है उनके पास। तो मुझे लग रहा है कि एक ये बता रहा है कि अच्छे से गरीब मुसलमानों को फायदा होने जा रहा है, एक वर्ग है कि वो तो कह रहा है कि अच्छा ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय क्योंकि धर्म। तो वो दोनों लगभग जब आप इसके उसमें जाएंगे, इसके बहुत गहराई पर विश्लेषण करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण की एक राजनीति है, उसे भले नाम ना दिया जाए। एक अपनी वोट बैंक में नहीं चाहता कि कोई सेंध हो, और दूसरा उस वोट बैंक में सेंध करना चाहता है। खैर, वोट बैंक में सेध तो लग ही रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अब एक तरफा किसी एक पार्टी की तरफ वोट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को भी समर्थन करते हैं, और बहुत बड़ा वर्ग है मुस्लिमों का जो आज बीजेपी के साथ है। कुछ वायरल तस्वीरों की बात करेंगे। आज पार्लियामेंट में कुछ वायरल तस्वीरें भी नजर आई, कुछ रोचक भाषण भी नजर आए। हमारे साथी शिवम राय जी हैं। शिवम जी, मैं चाहूंगा आप उन वीडियोस को भी अगर दिखाएं, उसके बाद थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। शिवम जी। आवाज शिवम जी। बात माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है
वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। तो आपने सुना पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश यादव और अमित शाह ने क्या कहा। अमृत जी से कमेंट लेना चाहूंगा, ये पूरी जो चर्चा हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने 75 वर्ष की चर्चा कर दी, क्योंकि ये बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नागपुर यात्रा थी उसका जिक्र किया, और अमित शाह ने बहुत बड़ा कटाक्ष किया कि 25 साल तक तो आप ही अध्यक्ष रहेंगे। अमृत तिवारी जी, इसको कैसे समझते हैं आप? देखिए, जब सदन में जो चर्चा चल रही थी उसमें अखिलेश यादव लगातार जो है सरकार के ऊपर, उनकी कार्यशैली पे जो है सवाल खड़े कर रहे थे, और उनका मेन एजेंडा था कि वो जो सरकार को एक तरह से मुस्लिम विरोधी बताएं, और उसी में वो उनके पूरे डिबेट में जो अपनी बात रख रहे थे उसी पे आधारित था। गलती से कहा जाए कि नहीं, कहता मेरे मुंह से निकल गई भैया। हालांकि बाद में अखिलेश यादव को ये इल्म हो गया कि उनके मुंह से गलत बात निकल गई, और उससे तुरंत अमित शाह जी ने लपक लिया। उन्होंने जब ये कहा कि इतनी बड़ी पार्टी और चुनाव नहीं करा पा रही है, तो उन्होंने सीधे सीधे उनके ऊपर तंज कर दिया कि हाँ, जितने लोग बैठे हैं, मतलब एक्सेप्ट बीजेपी, वो भाई 5 लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि उनका अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों की संख्या है, इनको चुनने में टाइम लगेगा। ये बात आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव दोबारा खड़े हुए बोलने के लिए, तो उनके चेहरे पे जो है रंगत थोड़ी सी उड़ी हुई थी। वो व्यंग को बाद में समझे कि गृह मंत्री ने क्या व्यंग किया है। शुरू में उनको व्यंग समझ में नहीं आया, हालांकि ये बात जरूर समझ गए थे। जब वो बोल रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी नहीं कर पा रही है, और जब दूसरी तरफ से अमित शाह की हंसी जब सुनाई दी, क्योंकि उनके बयान के दौरान ही अमित शाह हंसना शुरू कर दिए थे। जैसे वो उन्होंने हंसना शुरू किया, अखिलेश को इल्म हो गया कि उनके हाथ से बात छूट गई, निकल गई, और इन्होंने लपक लिया है। और अमित शाह चूंकि बड़े ही मजे हुए। मृगेन जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शांत जी, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव का ये बयान और ये बिल का समर्थन और तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव होने वाला है 2 साल बाद, और अभी कुंभ के माहौल के बाद ये बिल आया है, इसको, दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव को कुछ पॉलिटिकल गेन मिलेगा, या फिर वो बीजेपी ने उनको ट्रैप कर दिया है? प्रशांत राय। बिल्कुल मृगेन सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस अवसर दिया कि आपके साथ मैं चर्चा कर पाऊं। जो कि जेपीसी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड और लगातार जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जिसको कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इसको लीड करते हैं, लगातार ये वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा था, लगातार ये चल रहा था कि इसकी तैयारियां कब से चल रही हैं। लगातार ग्राउंड लेवल पे मंत्रालय काम कर रहा था, बड़े स्तर पे लोगों के, जैसा कि हमने शुरुआत दौर पे बताया था कि लोगों के फीडबैक लिए जा रहे हैं। ये एक पहला ऐसा बिल है जिसके लिए लोगों से इतने बड़े संख्या पे राय ली जाएगी, चूंकि काफी उत्साहित नजर आ रही थी कि किस तरह से इस बिल को लिया जाए। जहां तक बात की जाए अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज जो तीखी बहस या यूं कहें जो व्यंग्यात्मक जो पूरी घटना हुई, उसको लेकर के काफी सोशल मीडिया या सामाजिक प्लेटफॉर्मों पे इसकी चर्चा की जा रही है। अखिलेश यादव ने एक चुटकी ये ली कि जो पार्टी अपने आप को देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है। ये बिल्कुल, ये उनका बात का ये कहना बिल्कुल सही था कि इस पूरे घटनाक्रम का उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरे घटना। देखिए बिल्कुल मृगेन सर, मैं इस विषय को इस दृष्टिकोण से देखता हूं, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक संख्या में मुसलमान है। लगातार वहां की राजनीति में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका रहा है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा हितग्राही बताती है और सबसे बड़ा उनको अपना हितैषी बताती है। चूंकि अखिलेश यादव ने इसका पूरा कमियां को गिनाया, उनके डाउनफॉल को बताया, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ये चाह रहे थे कि उनकी जो व्यंग्यात्मक जो टिप्पणी या तीखा बहस हुई, उसको लेकर के वक्फ बोर्ड को लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है ये मुसलमानों के हक को लेने का काम कर रही है। हालांकि बीजेपी का इसमें को किसी के हक लेने की बात नहीं कही गई है, इसमें हक को देने की जो बात कही गई है, बीजेपी का ये कहना है। चूंकि अखिलेश यादव एक बड़े ही राजनीतिक
सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वोट बैंक है, उनकी अपनी एक जाति पॉलिटिक्स है, उनकी एक अपने धर्म का समर्थन है, तो इसलिए हिसाब से उनका ये कहना कि वक्फ बोर्ड बीजेपी आमजनों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, इससे लोगों के हक की बात जो कह रही है, उसमें लगातार ये कहना कि बीजेपी लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं कि इस जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा उसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो बीजेपी और सपा की कोर वोट है उनमें टक्कर होगी, जिसमें अखिलेश बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र द्विवेदी जी के पास चलूंगा। धर्मेंद्र जी, इस पूरे बिल को अगर 1 मिनट में बताना हो और उसके पॉलिटिकल मायने बताना हो तो आप किस तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये आने वाले समय में पॉलिटिक्स, क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा आया, आर्टिकल 370 का आया और आज ये वक्फ बिल आया, ये सब जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। ब्रिगेड सर, मैं इस पूरे विषय पे धर्मेंद्र जी, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी अब तक? मुझे लग रहा है जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, सुनाई दे रही है। आप बताइए, क्या इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी एक खास वर्ग में अपने वोट बैंक को तलाशने की कोशिश भी कर रही है, वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आप वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो, या ऐसी कई योजनाएं और ले लीजिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि एक तबका है जो हमसे अभी भी छिटका हुआ है, उसको पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ फीसदी वो अपनी जाके सेंधमारी करना चाहती, क्योंकि उसे सर्वमान्य बनना है। तो सर्वमान्य बनने की तरफ भी एक ये मार्ग कहलाएगा ये बिल। दूसरा, इसके मायने तो बस इतने ही हैं कि नेचुरल न्याय का, यानी नैसर्गिक जो न्याय का सिद्धांत, बीजेपी एक नई स्ट्रेटेजी के तहत आ रही है, वो सर्वमान्य पॉलिटिक्स की तरफ चल रही है। अमृत जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपसे, क्योंकि आप पूरे दिन पार्लियामेंट में रहे और पूरे घटनाक्रम को देखें। एक उससे अमृत जी के बयान से पहले एक प्रतापगढ़ी को वीडियो, अमृत जी आप अपना शिवम राय जी। अमृत जी, इस पर और पूरे घटनाक्रम पर एक फाइनल आप टिप्पणी अगर दें तो हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे इस। देखिए मृगेंद्र जी, अभी जो ये जो संशोधन विधेयक अभी पेश किया गया है, जो कि पारित भी हो जाएगा, इसका जो मूल उद्देश्य देखिए राजनीति है, और राजनीति से इतर एक और बात है जिसको कहा जाएगा सामाजिक समायोजन। यानी कि समाज बहुत सारे दिनों, अब देखेंगे चाहे मसला 1995 का हो या 2013 को, 2013 में जिस तरह से संशोधन किया गया था वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के, वो कहीं से भी डाइजेस्ट करने लायक नहीं था। आप कैसे एक मुल्क में रहते हैं और कहेंगे कि न्यायपालिका उसकी देखरेख नहीं कर सकती है, एक ऐसा ट्रिब्यूनल जिसमें खास समुदाय के लोगों वही चीज देखे उसी तरह से हो। तो एक सबसे बड़ी जो चैलेंज थी, जिस तरह से कहा जाता है कि आप किसी समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करके आप राजनीति करते हैं, तो एक आगे चल के बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। खतरनाक क्या रूप ले रहा था, जैसे मान के चले कि केरल में एक गांव था, उन्होंने, कर्नाटक में एक गांव था, उसको उन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किरण रिजिजू साहब ने तो अपनी स्पीच में कहा कल कोई पार्लियामेंट को ही जो है वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसको लेकर के कई सारी नाराजगियां रही हैं, लोगों की शिकायतें रही हैं, जिस सरकार का दायित्व भी था कि इसको एड्रेस किया जाए। दूसरी तरफ राजनीति की जहां तक बात है, तो नो डाउट बीजेपी जानती है कि अगर जितना ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को लेकर के ध्रुवीकरण होगा, नाराजगी बढ़ेगी, सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभी जो पैनलिस्ट है बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मुसलमानों से उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसे, जैसे आज ही मैं दिन में जब बात कर रहा था, कुछ महिलाएं समर्थन में आई थी, मैं इनसे पूछ रहा था कि आप बिल के बारे में जानती हैं, वो नहीं जानती हैं, लेकिन आई क्यों है? तो उन्हें कह रहे कि हमें ये उम्मीद है मोदी जी से कि वो हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर करेंगे। हो सकता है कुछ नौकरी दे दे, हो सकता है कि संपत्तियों को लेकर जो हमारे साथ जातियां हुई हैं, हमारे लिए कुछ आवंटन हो जाए। तो उनके मन में एक उम्मीद नरेंद्र मोदी से ये जगी है कि अभी तक उनके लिए जो देख रेख नहीं हो रही थी,
जो उनको हाशिए पर रखा जाता था, नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्हें शक्ति मिल रही है। ये सेक्शन बहुत छोटा है महिलाओं का, लेकिन है बहुत प्रभावी, है बहुत कारगर। ये बहुत ही कंटेंजियस कह सकते हैं, हालांकि नेगेटिव शब्द होगा ये, लेकिन ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड कर सकता है उनके बीच में। बहुत सही कही कि ये जो धारणा है कि मोदी हमारे लिए कुछ करेंगे, वो आने वाले लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव में बीजेपी के लिए एक मैदान तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी हो सकता है यही हो कि नया वोट बैंक जुड़े, वो लोग जो मुस्लिम तो है लेकिन मोदी की या बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं, क्योंकि हमने देखा है 3 तलाक का मुद्दा हो चाहे घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का, महिलाएं बीजेपी के पक्ष में आई है। आज की चर्चा में आज बस इतना ही। आगे किसी और चर्चा के साथ आपसे जरूर मिलेंगे और नए मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार।